बात करते हैं प्लूटस आईएएस की काउंसलर निकिता मैम से। हेलो मैम। हेलो मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि एस्पिरेंट्स हमेशा पूछते हैं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में हम सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी हो रही है, मेंस की हो रही है, या इंटरव्यू भी इंक्लूडेड है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ओके पहली चीज़ जो स्टूडेंट्स को लगता है कि हम प्री मेंस इंटरव्यू इन सबको सेपरेटली देख के चलें, वो चीज़ ही आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो स्टार्टिंग से ही गलत हो गई। आपको जब देखना है, आपको प्री मेंस को पहले तो साथ लेके चलना है, राइट। उसमें हम जब प्रोवाइड करते हैं तो हम इसी थॉट प्रोसेस से रखते हैं कि हम प्री और मेंस को साथ में लेके चलेंगे। इंटरव्यू की गाइडेंस हम बीच बीच में इंक्लूड करते रहेंगे ताकि स्टूडेंट को स्टार्टिंग से सारी चीज़ों का हैबिट बना रहे। तो हम जब स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपके जो जीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो प्री और मेंस में सेम है, डिफरेंस आपका आता है कि आपका जो प्री है वो आपका ऑब्जेक्टिव है एंड आपका जो मेंस है वो आपका डिस्क्रिप्टिव है। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों को साथ लेके चलते हैं स्टार्टिंग से, तो आपके पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा टाइम होता है दोनों चीज़ों को कवर करने के लिए। अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इंटरव्यू आपको भी पता है, जैसे आपने मेंस क्लियर कर लिया, उसके कुछ महीनों के बाद आपका इंटरव्यू का आ गया, तो लेकिन इतने मंथ में आपका इतना ज़्यादा हैबिट्स को बनाना वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। कुछ हो सकता है कि आपका पोस्चर जो है वो ठीक नहीं है, बाकी चीज़ें आपकी ठीक नहीं है, या आपके कुछ और भी डाउट्स हैं, बेसिक जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके ही आंसर्स नहीं पता। तो इसके लिए हम बीच बीच में इवेंट्स, वेबिनार्स और ये सब अरेंज कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को थॉरली गाइड करने के लिए। तो ये हमारा ओवरऑल स्ट्रैटेजी रहता है स्टूडेंट्स को पूरी तरीके से होल्ड रखने के लिए, राइट। ओके, सो मैम एक और क्वेश्चन ये आता है कि करोल बाग जो कि यूपीएससी का हब है एक तरीके से, उसके अंदर प्लूटस आईएएस अपने ही फील्ड में ऐसा क्या बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है? अगर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट थिंग से, तो सबसे पहली चीज़ यही रहती है कि हम बैच साइज इतना लिमिटेड दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो बाकियों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम कंपेयर करें बाकी इंस्टीट्यूट से, तो 300, 350 इतने स्टूडेंट्स उन्होंने एक पूरे बैच में बिठा रखे हैं। हमारे पास सिर्फ 40 to 50 स्टूडेंट्स हैं। रीज़न है उसका, रीज़न ये है कि स्टूडेंट्स पे हम पर्सनली लाइक अटेंशन दे पाएँ। वो यहाँ पर यूपीएससी की कोचिंग लेने आए हैं, एक थॉट ये रहता है, हमारा ये रहता है कि हमें हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें यूपीएससी क्रैक करवाना ही है। यूपीएससी नहीं है तो हमारे पास स्टेट के जो पीसीएस है वो उन्हें क्रैक कराना है, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को एक प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए। तो 40 to 50 स्टूडेंट्स में क्या होता है कि टीचर्स को पता होता है वो किसको पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स को पता है वो किससे पढ़ रहे हैं, एक प्रॉपर इंटरेक्शन बना रहता है, चीज़ें वो डाउट पूछ सकते हैं, एक फियर नहीं रहता, बिकॉज आप 300 की क्राउड में बैठे हैं। एक जो पहला थॉट आता है कोई भी डाउट पूछने से पहले कि 300 बच्चों के बीच में मुझे उठ के डाउट पूछना है, कहीं मैं सिली तो नहीं लगूंगा, कहीं मैं पूछ पाऊंगा या नहीं पूछ पाऊंगा, क्या सब लोग हंसेंगे तो नहीं। ये फियर आपका समझ रहिए कि आपका ये 1/4 या 1/5 या 1/6 हो जाता है हमारे बैच साइज में, ये आपका मेजर रहता है। सेकेंडली मैं बात करूं तो जो हमारे टीचर्स हैं वो परमानेंट है, ऐसे नहीं है आज ये टीचर आ गया कल दूसरे टीचर आ गए। स्टूडेंट्स का क्या होता है, जो फ्लो होता है, जो रिदम होता है, वही इतना ज़्यादा डिसबैलेंस हो जाता है। हमारे केस में टीचर्स परमानेंट है, इतना ज़्यादा अच्छा उनका एक्सपीरियंस है, अलॉन्ग विद दैट जो उनका कंटेंट रहता है वो इतना ज़्यादा रिच रहता है, स्टैटिक, डायनेमिक, सब चीज़ों को ओवरऑल लेकर चलते हैं। तो आपको ये मेजर की फीचर्स हमारे मिलेंगे ओवर अदर्स। ग्रेट मैम। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक कि यहाँ पर सक्सेसफुल होने के कितने चांसेस हैं? लाइक कोचिंग्स बोलती हैं कि हमारे इतने टॉपर्स हैं, ये है ये, तो यहाँ पर कितने बैचेस जो होते हैं वो सक्सेसफुल हो सकते हैं? हमारा जो ऑन एन एवरेज अगर हम किसी एक बैच को लेकर चलते हैं तो हम 10 to 15% का रेशियो मान के चलते हैं। रीज़न एक पूरा मैं ओवरऑल आपको बताती हूँ कि आपने कहा कि एक टॉपर निकला, 2 टॉपर निकला। अब मान लीजिए आप 400 बच्चों में से, 1000 बच्चों में से 2 टॉपर निकाल दो, आप रेशियो देखो, यू नीड टू इवेंचुअली चेक ऑन टू द मैथमेटिक्स, राइट, कि क्या मैथ्स आपकी लग रही है। यहाँ पर हम आपको 40 से 45 बच्चों में कह रहे हैं कि हम 10 to 15% का एक सक्सेस रेशियो लेकर चल रहे हैं। बट ये चीज़ है कि वो सक्सेस जो हम रेट बता रहे हैं वो आपका यूपीएससी अलॉन्ग विद दैट जो आपकी स्टेट पीसीएस है वो इंक्लूडिंग है। तो आपका ओवरऑल जो सक्सेस रेट है वो कंपैरेटिवली जो बाकी अदर एकेडमीज है उससे क्या है, बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ओके, दैट इज ओके, थैंक यू सो मच मैम। ऑलराइट, थैंक यू। हमारे साथ हैं प्लूटस आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल की फैकल्टी। हेलो सर। हेलो मैम, आपका नाम सर? माय नेम इज डॉक्टर जितेंद्र कुमार। सर, हमने हमेशा सुना है कि जो हिस्ट्री सब्जेक्ट है वो बहुत टफ सब्जेक्ट है, तो इस चीज़ को आप कैसे काउंटर करते हैं? लाइक स्टूडेंट्स को इंटरेस्टिंग नहीं लगता है या कुछ भी, तो आप कैसे इंटरेस्टिंग बनाते हैं उनके लिए? मैम, पहली बात तो हिस्ट्री टफ सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जितना टफ आपको लगता है उतना रिजल्ट भी मिलता है। जैसे अगर आप
हिस्ट्री के इवेंट से इफ़ यू लव हिस्ट्री देन इट इज़ नॉट टफ. दिस सिलेबस इज़ वास्ट. सिलेबस वास्ट है, लेकिन अगर हम सिलेबस को सही से समझते हैं तो एक्सप्लोरिंग भी बहुत ज़्यादा है ना. क्योंकि क्या होता है, इसमें बहुत सारे डेट्स है, नेम्स है, फैक्ट्स है जो बच्चों को याद नहीं होता है. पर अगर हम इसको सही से रिवीजन करते हैं तो अच्छे से याद होता है. और हम यहाँ पे एक तरह से पीपीटी और फैक्ट्स को इस तरह से समझाते हैं कि हमें कहानी एक तरह समझ में आता है. तो हिस्ट्री जितने भी फैक्ट्स नेम है, अगर हम इसे कहानी स्टोरी की तरह समझें तो याद बहुत जल्दी हो जाता है, तो समझ में भी आता है और इंटरेस्टिंग भी होता है. तो हमारे स्टूडेंट इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते भी है, समझते भी, क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं. सर आप जीएस में भी हिस्ट्री पढ़ाते हैं और ऑप्शनल भी आपकी हिस्ट्री है, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर कोई बच्चा ऑप्ट करता है ऑप्शनल को हिस्ट्री में, मतलब हिस्ट्री को ऑप्शनल में ऑप्ट करता है, तो उसका जीएस का कितना पार्ट कवर हो जाता है? मैम ऑलमोस्ट जैसे 100 क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, है ना. 100 में से ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज बेसिस 17 to 18 क्वेश्चंस हिस्ट्री से रहता है. मतलब 20% कवर तो हो जाता है एटलीस्ट, है ना. और इसके अलावा हिस्ट्री प्रीलिम्स में ही कवर नहीं होता है, मेंस में भी 20 क्वेश्चंस में से 5 to 6 क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम हिस्ट्री एवरी टाइम, एंड 1 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, एंड इट ऑल्सो हेल्प अस इन इंटरव्यू ऑल्सो. So it is very good, like 20% in both the paper prelims and mains also plus interview. सर स्टूडेंट नोज कि व्हाट टू रीड बट दे डोंट नो कि हाउ टू रीड. तो इतनी ज़्यादा हमारे पास किताबें हैं, रेफरेंसेस हैं, आप क्या अपनी साइड से रेफरेंस कर, मतलब आप क्या बताना चाहेंगे कि आपकी साइड से क्या प्रेफरेंस है कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, मेडिवल के लिए अलग और बाकी चीज़ों के लिए अलग? देखिए मेरे हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी, that from class 6 to 12. So we should start with the new NCERT, class 6 to 12, and then world NCERT. Then we should read only one textbook, a standard textbook suggested by anyone. Our notes at Plutus IAS are composed of old NCERT, new NCERT, and the ancient history R.S. Sharma, medieval history Satish Chandra, and modern history Bipin Chandra. इन तीनों को अगर हम सही से पढ़ लेते हैं, and then we solve previous year question papers and the test series that we offered at Plutus IAS, anyone can crack this examination in history. Okay, thank you so much sir for your time. तो अब हमारे साथ हैं प्लूटस आईएएस के एक और फैकल्टी, आइए इनसे बात करते हैं. हेलो मैम. हाय, आपका नाम? डॉक्टर हुमा हसन. आप कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं? मैं 2 ऑप्शनल्स पढ़ाती हूँ, सोशियोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी. तो मैम एंट्रो और सोशियो में बच्चे बहुत ज़्यादा ऑप्ट करने लग रहे हैं, तो इसका मेन रीज़न क्या है? सी बेसिकली स्टूडेंट generally find anthropology and sociology as a very soft discipline because it talks about society. So IAS ऑफिसर बन के आपको ग्रास रूट लेवल पे जाके समाज में ही काम करना होता है. दोनों ही सब्जेक्ट्स समाज के ओरिएंटेड थ्योरीज पे इवॉल्व करते हैं और उसका वही मेजर कंटेंट है. एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैन, जो कि काफ़ी वास्ट हो जाता है. इसमें हम स्टडी करते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन स्पीशीज़ हैव बिकम डिस्टिंक्ट स्पीशीज़ एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो इसको बहुत ही होलिस्टिक मैनर में पढ़ते हैं, जहाँ पे फिज़िकल एंथ्रोपोलॉजी एक मेजर ब्रांच है, फिर सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी है, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी. सो एंथ्रोपोलॉजी एक बहुत ही ईजी डिसिप्लिन रहता है साइंस एंड सोशल साइंस एस्पिरेंट्स दोनों के ही लिए. तो दोनों ही बच्चे चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से इसके सिलेबस से कनेक्ट कर पाते हैं. तो कुछ लार्जर थ्योरीज आप पहले ही अपने साइंस स्ट्रीम में पढ़ के आते हो, तो उससे आपको एक सिमिलैरिटीज़ नज़र आती है. और वैसे ही सोशल कल्चरल पार्ट के लिए जो बच्चे ह्यूमैनिटीज़ या सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, तो इससे काफ़ी इजी रहता है, रिलेटेबल रहता है. मोर ओवर ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसके वजह से एंथ्रोपोलॉजी जनरली एस्पिरेंट्स जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं या मेडिसिन बैकग्राउंड से, तो उनको एक ईजी डिसिप्लिन मिलता है और जिसमें सिलेबस काफ़ी क्रिस्प है, बहुत छोटा है और इंटरडिसिप्लिनरी है. सोशियोलॉजी आई थिंक एज कम्पेयर टू एंथ्रोपोलॉजी आई वुड से, क्योंकि मैं दोनों ही ऑप्शनल्स पढ़ाती हूँ, इट इज़ मोर ओवरलैपिंग विद यूपीएससी मेन सिलेबस. मतलब ऐसे से स्टार्ट अगर हम करते हैं उसका रेलेवेंस सोशियोलॉजी का, वो एंड होता है जाके इंटरव्यू तक, पर्सनालिटी टेस्ट तक. तो आपको पर्सनालिटी टेस्ट तक काफ़ी फ़ायदा होता है, बिकॉज यू टॉक अबाउट सोशल अफेयर्स, करंट अफेयर्स,
उसमें किस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से आपको समाज को समझना है, इसकी नॉलेज सोशोलॉजी ब्रिलियंटली प्रोवाइड करता है एस्पिरेंट्स को. सो सोशोलॉजी जनरली कमिंग आउट ऑफ कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग ओनली. सो बच्चों को काफ़ी रेलिवेंस पहले से ही नज़र आता है. उनको लगता है कि हम ये सारी चीज़ें तो पढ़ चुके हैं. मोर ओवर जब वो करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो इन सारे इश्यूज़ में, जो कि सोशोलॉजी का एक लार्जर डोमेन है उनके सब्जेक्ट मैटर का, तो उससे भी फेमिलैरिटी नज़र आती है. सो इन शॉर्ट आई वुड से कि दोनों ही सब्जेक्ट ईजी है. 3.5 to 4 months में कवर अप हो जाते हैं. आंसर राइटिंग स्किल्स इसमें काफ़ी एनहेंस हो जाती है, जो कि आपको फिर अदर सब्जेक्ट्स में हेल्प करती है. So ma'am, socio and anthro are both different subjects, right? But उससे coordinate करके पढ़ा पाना और बच्चों को समझा पाना, तो ये एक टास्क नहीं होता आपके लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि एंथ्रोपोलॉजी एवोल्यूशन ऑफ मैन, उसमें आप ये समझाते हैं बच्चों को कि किस तरीके से हम एक एजोइक पीरियड जहाँ पे कोई लाइफ नहीं थी, ऐसे पीरियड पे आते हैं जहाँ पे ह्यूमन काइंड डेवलप्ड हुआ. सो वो एक बहुत ही बैक चला जाता है जिसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं. सोशियोलॉजी इज़ अ मॉडर्न डिसिप्लिन यू वुड से, जो कि स्टडी करता है सोशल प्रॉब्लम्स, मॉडर्न सोसाइटी. तो मॉडर्न सोसाइटी को समझाने के लिए, आज के सिनेरियो को समझाने के लिए आपको पास्ट में जाना ही होता है. सो एंथ्रोपोलॉजी एंड सोशियोलॉजी इज वेरी मच रिलेटेबल. In fact, Anthro and Socio is often called as twin sisters. जो Anthro का subject matter है, in fact, paper 2 Anthro का और Socio का paper 2 almost same. आप वही theories पढ़ते हैं, आप वही thinkers पढ़ते हैं, तो बिल्कुल भी different और difficult नहीं लगता मुझको पढ़ाने के लिए. In fact, बच्चे अगर मुझसे sociology पढ़ते हैं तो उनको anthropological insights भी मिलते हैं. और इस साल तो UPSC ने ऐसा ही कुछ किया है. अगर आप 2023 का पेपर देखते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी का पेपर 2 और सोशियोलॉजी का पेपर 2, आई ऑल्सो गॉट कंफ्यूज्ड कि ये एंथ्रो का पेपर 2 है या सोशो का पेपर 2 है. फॉर एग्जांपल, एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा इंटोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, जो कि सोशियोलॉजी का पहला टॉपिक है पेपर 2 का. इस बार ये एंथ्रोपोलॉजी में ये क्वेश्चन आया, तो काफ़ी इंटर रिलेटेड है. इनफैक्ट बच्चों को एक ब्रॉडर एस्पेक्ट मिलता है. ये एक फ़ायदा ही है जहाँ पे आप एवोल्यूशन ऑफ मेन को पढ़ते हैं एंड देन यू एंडेड अप इन स्टडिंग मॉडर्न सोसाइटी. सो डिफ़िकल्टी तो नहीं होती है. सो मैम, हमने बहुत सुना है कि आप इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा फेवरेट फैकल्टी बन गई है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की, तो जो कि आपसे से बात करके भी पता लग रहा है कि आप एक सब्जेक्ट को कितने अच्छे से, कितने प्यार से समझा पाते हैं. आपकी क्या टेक है इसके ऊपर कि आप इतनी फेवरेट बन चुके हैं इतने छोटे से टाइम में? ये तो मुझे नहीं पता कि कैसे फेवरेट बन गई हूँ मैं इतने छोटे से टाइम पे. बस ऑनेस्ट एफर्ट्स मैं रखने की कोशिश करती हूँ. मैं जब भी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे लगता है कि व्हाट इफ़ आई वुड बी इन माय एस्पिरेंट्स प्लेस. तो मैं जब एस्पिरेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मुझको लगता है कि ये मैं ही हूँ, ये मेरे ही बच्चे हैं, तो इनको मैं किस तरीके से बेस्ट दे पाऊँ, राइट. तो उसकी वजह से शायद थोड़ा कनेक्शन बन पाता है. और आई थिंक एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से बच्चे काफ़ी मतलब पसंद करते हैं, वो ये है कि मैं आंसर राइटिंग स्किल्स पे बहुत फोकस करती हूँ. मतलब आई डू नॉट केयर कि बच्चा कौन से लेवल का है, उसको कितनी अंग्रेज़ी आती है, उसको कितनी अंग्रेज़ी नहीं आती है. सो आई वर्क इन होलिस्टिक मैनर. जब मेरे पास कोई स्टूडेंट है, मेरा एस्पिरेंट है, तो वो मेरे लिए 4 महीने का एक पीरियड है, राइट, जो कि गॉड ने मुझे दिया है, वेयर आई कैन एनहेंस दैट पर्सन. चाहे वो आंसर राइटिंग स्किल्स के करूं या पर्सनालिटी डेवलप करके या उनको नॉलेज एनहेंस कराने के बाद. तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव मेरा व्यू पॉइंट नहीं रहता कि मुझको सिर्फ आके सोशियोलॉजी पढ़ाना है या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ाना है या सिलेबस कवर अप कराना है. एक लार्जर रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करती हूँ. और आंसर राइटिंग में मेनली मेरा फोकस रहता है शुरुआत से ही, और वो दैट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. इट डिपेंड्स स्टूडेंट टू स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट का क्या फ्लॉज है, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, तो वो एक अप्रोच की वजह से शायद इतने से टाइम में जो आप कह रहे हो फेमस हो गई हूँ. बट आई डू नॉट नो रियल रीजंस अबाउट इट.
सो माई लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़ लाइक कि सोशियो और एंट्रो के बाद भी क्या मतलब बच्चों के लिए ये इंटरव्यू तक के लिए भी फ़ायदेमंद है? Definitely, because as an individual teacher, as I said, कि मैं मॉक भी 1-to-1 बच्चों को हेल्प करती हूँ पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए. तो डे 1 से ही मेरा एक अप्रोच रहता है टीचिंग स्टाइल में कि मैं उनको ओवरऑल इस यूपीएससी जर्नी में कैसे हेल्प कर सकती हूँ. तो ऐसे राइटिंग हो, आंसर राइटिंग हो, और आप अपनी बात को कैसे कोहेरेंट वे में रखना है, वही मैं क्लास में सिखाती हूँ. मतलब इट्स वेरी इंटरेक्टिव क्लासेस. अगर आपने बच्चों से बात करी है या जो भी व्यू पॉइंट है, तो उसमें एक चीज़ तो डेफिनेटली मिलेगी कि मैम बहुत इंटरेक्टिव हैं इन अ वे कि मैं उनसे इंटरेक्ट करती हूँ. नॉलेज ऑलरेडी है, these aspirants are the brilliant, they are already knowledgeable person. कोई IIT से है, कोई मेडिसिन से है, कोई ग्रेजुएट है किसी डिफरेंट स्ट्रीम में. तो आई एम नॉट टीचिंग टू someone who is just done or have completed their school. तो नॉलेज तो पहले ही है, बस उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस देना होता है, एक इंसाइट देनी होती है, और फिर वो दे फ्लाई. Thank you so much, ma'am, for your valuable time and your insights. Thank you. So we have one more student from Plutus IAS. Hello. Hello, ma'am. What is your name? I'm Srijit. Srijit, what is your optional subject? I'm doing my sociology from Plutus IAS itself. So why did you choose that? Ma'am, first thing was I felt that sociology was optional, which could enhance my perspectives and also give me a wider perspective of how the examination would be. It would help me in the examination as well as help me in developing perspective also and my personality as well. That is the reason why I chose my sociology as optional. When will you give your first attempt? I already gave my trial attempt last year. I felt according to the preparation I had at that point of time, it was okay. So now who's the faculty of sociology here? Huma ma'am. So how is she? I'm done with my sociology optional right now, and taking sociology from Huma ma'am has been my best decision till now. It has totally changed my perspective of what I look at the UPSC preparation as well as my life as well. When it comes to sociology, Huma ma'am has a different approach of helping students. She just not gives us the subjective technicalities, but also gives us wider perspective and different approaches through which we have to look at the subject. That has been a very good emphasis during this preparation. So you are from Telangana, right? Yes. So why do you choose Plutus IAS? Why do you choose it? Ma'am, the first thing was I've always wanted an institute where the batch size was limited. That was the main reason why I've choose Plutus IAS. Apart from that, the faculty here and as well as the management, the guidance has been good. They have been providing good current affairs, any material and such, and the study material also is very good. But the main reason was batch size. Okay, but the batch size. Plutus IAS was also providing the online and the hybrid course. Why are you here as an offline aspirant? Ma'am, I felt offline would be a little more convenient as well, and I could interact better with the faculty. That is the reason why I choose offline. Thank you so much. आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें. थैंक यू.